वो तुम्हारी माँ को मारना चाहते हैं, शांति जी ने रोते हुए कहा। तो यशिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अम्मा, अम्मा, ऐसा कैसे? यशिका को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। तुम्हारे मामा ने उनकी बहन को भगाकर उसको मार डाला और अब वो यही चाहते हैं कि वो मुझे शांति जी कहकर रो पड़ी। यशिका माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। उन्हें गाड़ी में बिठाकर कुछ लोग यहाँ ले आए थे और अब वो इन चौधरियों के डेरे पर कैद थी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। यशिका को गुस्सा आ गया। वो ऐसे कैसे उन्हें यहाँ कैद कर सकते थे? यशिका के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि जिस इलाके में वो माँ के साथ फंसी है वहाँ से निकलना नामुमकिन है। मैं ही लेकर आऊँगा उस औरत को। उसका भाई मेरी बहन को भगा ले गया और उसे मार डाला। अब उसकी बहन को मैं सबक सिखाऊंगा। राजवीर ने मूछों को ताव देते हुए ऊंची आवाज में कहा। चौधरी जी, थोड़ा सब्र करें। प्रधान साहब अविनाश चौधरी को आ लेने दें, वही फैसला करेंगे। उनके पास खड़े एक शख्स ने आदर से कहा। वो क्या फैसला करेगा? वो गांव में कभी रुका है जो उसे पता हो कि यहाँ क्या हो रहा है? मुझे ये औरत हर हाल में चाहिए और अगर ये अपनी जान बचाना चाहती है तो इससे कहो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। सुना तुमने? बाहर लाओ इन्हें। शांति जी घबराते हुए बाहर निकली तो यशिका भी उनके साथ थी। अम्मा, घबराना मत, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यशिका ने माँ को हौसला दिया, लेकिन अपने सामने उस जालिम इंसान को देखकर उसका हौसला डगमगाने लगा, क्योंकि उसी जालिम ने उनके भाई को बुरी तरह पीटा था। वो आधा मरा सा पड़ा था और अब राजवीर चौधरी की नजर शांति जी और उनकी बेटी पर थी। शांति जी सामने खड़ी थी। वो बुरी तरह से घबरा गईं। राजवीर ने शांति जी की तरफ इशारा किया तो शांति जी की रूह कांप गई। उस पल उन्हें अपना पति सिद्धत से याद आया। ये सब मुमकिन नहीं है। इस बात का फैसला अविनाश चौधरी ही करेंगे। खुद को इस मामले में बागी मत बनाइए। चौधरी अमर के अचानक हस्तक्षेप और बीच में उनका बोलना राजवीर चौधरी को बहुत नागवार गुजरा। या तो ये औरत मरेगी या इसकी बेटी से मेरी शादी आज ही होगी, अभी होगी। किसी तरह की कोई रियायत नहीं, वरना इस आदमी को अभी मेरे लोग गोलियों से भून देंगे। राजवीर ने ऊंची आवाज में कहा। वहां कोई भी उस वक्त उसके रास्ते में नहीं आ रहा था। सब जानते थे कि उस शख्स को रोकने की ताकत सिर्फ एक इंसान में है और वो था प्रधान अविनाश चौधरी। वो यहाँ मौजूद तो नहीं थे, लेकिन यहाँ की हर पल की खबर रखते थे और यही बात राजवीर को जल्द से जल्द कोई कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर रही थी। मार डालो इस शख्स को। राजवीर ने फैसला सुनाया तो शांति जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक आवाज गूंजी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सबकी सवालिया नजरें उस लड़की की ओर उठी। पल भर में यशिका ने यह फैसला किया कि उसे माँ चाहिए थी और माँ को उनका भाई। शांति जी ने मुड़कर अपनी बेटी को देखा, लेकिन उनकी नजरों में उसके लिए डर साफ झलक रहा था। यशिका भी सबकी नजरों का बोझ महसूस कर रही थी। हर तरफ खामोशी छा गई। यशिका की बात पर राजवीर चौधरी भी दंग रह गया। वो लड़की जो भी थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो बहुत खूबसूरत है। राजवीर चौधरी दिल फरेब हंसी हंस पड़ा। यशिका एक एक कदम मजबूती से उठाती उसके सामने जा खड़ी हुई। ये फैसला तुमने पूरे होशो हवास में लिया है ना लड़की? राजवीर चौधरी ने उसे सिर से लेकर पांव तक नापने वाली नजरों से देखा। शांति जी तड़प कर आगे बढ़ी, लेकिन यशिका ने उन्हें हाथ उठाकर रोक दिया और आंखों के इशारे से पीछे हटने को कहा। फिर सीधी नजरें राजवीर चौधरी पर डालते हुए बोली, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ और मेरे मामा को सुरक्षित छोड़ दिया जाए। यशिका की आवाज वहां मौजूद हर किसी ने सुनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा असर उस आने वाले शख्स पर हुआ था जो उसके लिए आया था, उसे अपनी पनाह देने, उसकी ढाल बनने। मगर यहाँ तो वो खुद अपने लिए फैसला कर चुकी थी। पलटते हुए उस शख्स ने अपनी आंखें मीच ली और भारी कदमों से चला गया।
एक तूफान था जो आने वाला था और जो सबको बहा कर ले जाएगा। रुक जाओ, हमारे प्रधान अविनाश चौधरी आ गए हैं, चौपाल पर चलो सब। अब इस सारे मामले का फैसला वहीं पंचायत में होगा। अविनाश चौधरी के सबसे करीबी आदमी ने आवाज लगाई। राजवीर चौधरी के जबड़े गुस्से से भींच गए। अचानक से प्रधान के आने से पूरा मामला उलटने वाला था, लेकिन राजवीर चौधरी माफ करने वालों में से नहीं था। सबका रुख अब चौपाल की ओर हो गया, जहां बहुत बड़ा फैसला होना था। यशिका और शांति जी को औरतों के साथ एक ओर कर दिया गया, जहां से पंचायत की असली गर्मी उनकी आंखों से ओझल थी। यशिका ने अपनी मां को हिम्मत दी। विवेक अभी भी उनके कब्जे में था। पंचायत में इस वक्त बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी। यशिका को उम्मीद थी कि अविनाश चौधरी नेक इंसान होंगे और उन्हें सफाई का मौका देंगे, लेकिन उसकी उम्मीद तब टूटी जब विवाह के लिए उसका नाम पुकारा गया। उसने फटी फटी नजरों से सबको देखा। इतनी बड़ी पंचायत बैठी थी, लेकिन कोई भी औरत के हक में आवाज नहीं उठा सका। सब तमाशाई बने खड़े थे। राजवीर चौधरी पंचायत से उठकर बाहर निकला, गुस्से से भरी नजर यशिका और शांति जी पर डाली और वहां से निकल गया। यशिका के मन में सवाल उठा, ये तो जा चुका, फिर मेरी शादी किससे होगी? उसी वक्त पंचायत से फैसला सुनाया गया, जिसे अब तक यशिका ठीक से देख नहीं पा रही थी। औरतें पीछे हट गईं। यशिका ने आने वालों को हैरत से देखा। उसकी शादी अविनाश चौधरी से हुई थी। वो बड़ी बड़ी डार्क ब्राउन आंखों वाली लड़की बड़े रुपट्टे में चेहरा ढके वहां खड़ी सबकी नजरों को टाल रही थी। उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं गिरा, मगर चेहरा ढके होने के कारण कोई उसका दर्द भरा चेहरा नहीं देख पाया और वो भी अविनाश का चेहरा नहीं देख पाई। फिर शादी का इंतजाम किया गया और यशिका और अविनाश की शादी करा दी गई। शांति जी सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए अपनी बहादुर बेटी को देख रही थी। यशिका का दिल कर रहा था कि वहां मौजूद सबको आग लगा दे। दरअसल राजवीर यशिका से शादी करना चाहता था, अपनी बहन का बदला लेने के लिए, सजा के तौर पे, लेकिन प्रधान की बात को कोई नकार नहीं सकता था। प्रधान अविनाश ने कहा कि राजवीर की बहन की मौत का बदला लिया जाएगा, लेकिन शादी राजवीर नहीं, मैं करूंगा। एक प्रधान होने के नाते मैं ये हक रखता हूँ। और फिर राजवीर को उसकी बात माननी पड़ी। क्यों किया तुमने ऐसा यशिका? क्यों? दूसरी ओर आदित्य कमरे में अकेला शीशे पर मुक्का मारकर चिल्ला उठा, कैसे मेरी मोहब्बत को तुमने यूं तमाशा बना डाला? कैसे सहूं इस दर्द को? शीशा टूट गया, हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसका दिल जिस कड़वे दर्द से गुजर रहा था, उसे झेलना आसान नहीं था। आज बरसों बाद वो फिर वही बन गया था जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। अपनी पहचान बदलकर आदित्य बना था, लेकिन अब हालात ने उसे फिर उसी मुकाम पर खड़ा कर दिया। आंखें कसकर बंद की और बुदबुदाया, कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें, कभी नहीं। अपनी मोहब्बत की बेइज्जती ना भूलूंगा और ना तुम्हें भूलने दूंगा। अब तक तुमने मेरा मोहब्बत वाला रूप देखा है, जिसे तुमने एक पल में ठुकरा दिया। अब तुम मेरी नफरत वाला रूप देखोगी और उसे तुम आखिरी सांस तक नहीं भूल पाओगी। उस शख्स ने गुस्से में आंखें नीचे झुकाते हुए खुद से कहा, ये हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। शादी के बाद यशिका को लगा जैसे उसका दिल खाली हो गया। उसकी आंखों से एक आंसू निकला, जिसे उसने चुपके से पोंछ लिया। शांति जी रोते हुए आगे बढ़ी और बेटी को गले से लगा लिया, मगर यशिका यूं ही खड़ी रही। क्यों किया ऐसा तुमने यशिका? क्यों मेरी बच्ची? शांति जी के लहजे में पहली बार अपनी बेटी के लिए वो तड़प झलक रही थी जो हमेशा से वो चाहती थी। लेकिन आज जब महसूस हुई तो यशिका को अब उसकी जरूरत नहीं रही। मामा को तुरंत अस्पताल ले जाइए, उन्हें इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है, और हो सके तो बड़े मामा जी को बुलवा दीजिएगा। बाबा से कहिएगा ये मेरा अपना फैसला था, मैंने अपनी मर्जी से ही शादी की है, हो सके तो अपनी बेटी को माफ कर दें। ये कहते कहते यशिका की आवाज गले में अटकने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद पर काबू बनाए खड़ी थी। यशिका, मुझे माफ
माफ कर दे। शांति जी ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। यशिका ने उनके हाथों में धीरे से मोबाइल थमाया और उन्हें गले से लगाकर जाने का इशारा किया। शांति जी बिलक बिलक कर रो रही। उन्हें वहां से बाहर ले जाया गया। उनके दिल पर एक एक पल पहाड़ बनकर टूट रहा था। अपनी बेटी को ऐसे जालिम लोगों के हवाले कैसे कर दे, जिन्होंने अपनी ही जाति की लड़की नितिका को नहीं छोड़ा था और इल्जाम उसके भाई पर लगा दिया था। उनकी मासूम बेटी यशिका के साथ ये लोग क्या करेंगे? अजय जी को वो क्या जवाब देंगी? विवेक को और शांति जी को एक काफिले के साथ शहर की ओर रवाना कर दिया गया। जैसा तय हुआ था, यशिका का दिल सूखे पत्ते की तरह झुलस गया। उसके आसपास बहुत सी औरतें मौजूद थीं, लेकिन कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सब चुप थी। आखिर वो अब प्रधान अविनाश चौधरी की पत्नी बन चुकी थी, चाहे जबरदस्ती ही सही, लेकिन बंधन तो बन ही चुका था। उसी वक्त एक औरत अंदर आई। उसके हाथ में बहुत खूबसूरत मर्दाना शॉल थी। उसने वो शॉल यशिका को उड़ा दी। यशिका का नाजुक वजूद उस शॉल में ढक गया। उसके अंदर अचानक एक भरोसा पैदा हुआ कि जिस शख्स का नाम अब उसके नाम के साथ जुड़ गया है, वो कोई आम शख्स नहीं होगा। ये उसकी जिंदगी की परीक्षा है या किस्मत का तोहफा। उसका चेहरा पूरी तरह ढक दिया गया और उसे गाड़ी में बैठाया गया। अब उसे चौधरी की हवेली ले जाया जा रहा था। यशिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वही औरत उसके साथ थी, लेकिन यशिका ने किसी से कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। उसने आंखें कसकर बंद की तो आदित्य का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वो शख्स उसके दिल के किसी कोने में चुपके से बैठा हुआ था। यशिका ने झट से आंखें खोली। नहीं, अब नहीं, अब सब खत्म हो गया। अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। लेकिन क्या मैं उसे भूल पाऊंगी? और जब उसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया तो वो क्या करेगा? उसका दिल आदित्य के लिए बेचैन हो उठा। उसे लगा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की ख्वाहिश पर उसने आदित्य की मोहब्बत को ठुकरा दिया था और उनकी पसंद के लड़के अजीत से रिश्ते की हामी भर दी थी। लेकिन असल में उसका इरादा अजीत से शादी करने का बिल्कुल भी नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि वक्त गुजरने के साथ अजीत की हकीकत सबके सामने आ जाएगी और फिर वो आदित्य के लिए अपने बाबा से बात करेगी। मगर किस्मत ने कुछ और ही लिख दिया था। आदित्य और यशिका एक ही स्कूल में काम करते थे। स्कूल के मालिक का वो भतीजा था। साथ काम करते करते आदित्य को यशिका से मोहब्बत हो गई और उसने प्रपोज कर दिया। लेकिन यशिका ने ठुकरा दिया, यह कहकर कि उनके यहाँ शादी बिरादरी से बाहर नहीं होती। लेकिन किसे पता था कि उसकी जिंदगी में जबरदस्ती की शादी लिखी थी। गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हो चुकी थी। पूरी हवेली में खबर फैल गई कि लड़की की शादी प्रधान अविनाश चौधरी से हुई है। कोई भी औरत खुश नहीं थी, खासकर प्रतिभा, जो बचपन से ही अविनाश चौधरी को पसंद करती थी। उधर शहर पहुंचते ही विवेक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत नाजुक थी। उसके दिमाग ने शरीर से नाता तोड़ लिया था, जबकि उसकी नसें भी बहुत नाजुक थी। नितिका की बॉडी को उसके भाई के हवाले जबरदस्ती कर दिया गया था, जबकि जबरदस्ती शादी के लिए राजवीर चौधरी की जगह प्रधान अविनाश चौधरी का नाम तय किया गया। बहुत बहस हुई, लेकिन बावजूद उसके अविनाश चौधरी अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। आखिरकार चौधराइन वहां पहुंची और मामला संभाला। फिर यही तय हुआ कि प्रधान की बात मानी जाएगी। लड़की प्रधान अविनाश चौधरी से शादी करेगी। भले ही नितिका राजवीर की बहन थी, लेकिन वो सौतेली बहन थी और हवेली से राजवीर चौधरी को बरसों पहले निकाल दिया गया था। वो हवेली में पहले काम करता था, खाता वगैरह देखता था। कई बार उसने घपले किए। जब से उसे हवेली से निकाला गया, वो हवेली वालों से नफरत करता था। अब उसका हवेली से कोई नाता ही नहीं था। राजवीर था तो चौधरी, लेकिन उसे कोई अधिकार नहीं था फैसला लेने का। इस तरह यशिका की शादी अविनाश चौधरी से होना तय हो गया। राजवीर चौधरी एक बार फिर अविनाश चौधरी से मात खा गया। राजवीर ने नितिका की बॉडी मांगी तो उसकी बॉडी उसे दे दी गई। राजवीर वहां से गुस्से में दंदनाता हुआ निकल गया और शांति जी यशिका के लिए कुछ नहीं कर पाई। उनके हाथ में यशिका का फोन था, जिससे उन्होंने अपने भाई को कॉल किया। क्या हुआ विवेक को?
बड़े भाई सत्यपाल ने आते ही शांति जी से पूछा तो उन्होंने सब बता दिया। सत्यपाल सर पीट कर रह गए। ये क्या कर दिया तुमने शांति? अजय साहब कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वो बहुत सोच में पड़ गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अस्पताल में काफी देर तक रुके, लेकिन वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि विवेक बेहोश था और उसका इलाज चल रहा था। आखिरकार सत्यपाल शांति जी को घर ले आए, जहां अजय और मोनिका बहुत परेशान थे। क्या हुआ? यशिका ने फोन क्यों नहीं उठाया? नहीं बाबा, वो भी फोन नहीं उठा रही। मोनिका भी परेशान थी। तभी शांति जी अपने भाई के साथ अंदर दाखिल हुई। उनकी बिखरी हालत देख मोनिका घबरा गई। अम्मा क्या हुआ? आप ठीक हैं? शांति जी की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। उन्होंने अजय जी की तरफ देखा। अजय साहब, वो यशिका सत्यपाल का सिर झुका हुआ था। अजय जी ने सवालिया नजरों से अपनी बीवी को देखा। उन्हें यकीन हुआ कि यशिका उनके साथ थी और उनकी हालत देखकर उनका दिल बैठ गया। क्या हुआ यशिका को? कहाँ है मेरी बेटी? उन्होंने डरते डरते पूछा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ शांति, कहाँ है मेरी बेटी? अजय जी ने ऊंची आवाज में कहा। शांति जी चीख पड़ी। आपकी बेटी की जबरदस्ती शादी हो गई अपनी माँ को बचाने के लिए। ये कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी और अजय जी के सीने पर सर रखकर बिलखने लगी। अजय जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे उनकी बीवी उनके साथ मजाक कर रही है, मगर हकीकत उनके सीने पर पहाड़ बनकर टूटी। सारी जिंदगी उन्होंने उस बच्ची को वो प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी और आज वो बच्ची ऐसा कर गई कि शांति जी अपनी ही नजरों में गिर गईं। अजय जी ने गुस्से में शांति जी को खुद से झटक दिया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। मोनिका ने दूर खड़े खड़े सब देखा और अपना मुंह हाथों से ढक लिया। उधर अविनाश चौधरी चौपाल पर सारे मामले सुलझाने के बाद घर लौटा। बहुत वक्त गुजर चुका था। जितना जल्दी वो सब निपटाने की कोशिश करता उतना ही मामला बिगड़ रहा था। यशिका को चौधराइन के साथ हवेली भेजा जा चुका था, लेकिन वो खुद अभी तक वहां नहीं पहुंच सका था। अब उसकी गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हो रही थी, जहां उसके सामने एक बड़ी परीक्षा खड़ी थी। पूरे रौबदार अंदाज में वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। कहाँ है वो? अविनाश चौधरी ने अंदर आते ही कहा। सारी औरतें इस अचानक हुई शादी से नाराज थीं, खासकर प्रतिभा, जिसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। सारी जिंदगी उसने अविनाश को अपना माना और आज वो किसी और से शादी कर चुका था। चौधराइन की आवाज पर अविनाश पलटा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, जैसे या तो खुद को मार डालेगा या सामने जो भी आए उसे बर्बाद कर देगा। दादी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता इस बार तुमने गलत फैसला किया है? अविनाश चिल्लाते हुए बोला। मेरे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, चाहे जो हो जाए। दादी जी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए उसकी बात काटी। उसके चेहरे का तेवर बता रहा था कि वो अपने आपे में नहीं है, इसीलिए कुछ कहना या सुनना बेकार था। अविनाश बेटा, ये हाथ कैसे जख्मी हुआ? चौधराइन ने पूछा तो उनकी नजर सीधे अविनाश के हाथ पर गई, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं ठीक हूँ माँ, बाद में बात करता हूँ, अविनाश ने रूखेपन से कहा। वहां वो लड़की मौजूद थी जो अब उसकी दुल्हन थी। वो इतने बड़े कमरे के बीचों बीच खड़ी खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। उसे किसी ने ये तक नहीं पूछा कि उसकी ख्वाहिश क्या है। यशिका अपने दिल दिमाग पर बोझ महसूस कर रही थी। सुबह के नाश्ते के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था और इस बीच जो कुछ हुआ उसने उसके होशो हवास छीन लिए थे। उसके चारों तरफ अभी भी वही शॉल लिपटी थी। साधारण से कपड़ों में भी वो नाजुक सी परी जैसी लग रही थी। यशिका जो अजय जी की बेटी थी, अब आदित्य की मोहब्बत ठुकराकर किसी और की पत्नी बन चुकी थी और वो शख्स जिसके नाम के साथ उसका नाम जुड़ चुका था किसी भी वक्त आकर उस पर अपना हक जता सकता था। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं और माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। उसे सीधे कमरे में लाकर खड़ा कर दिया गया था। उसके रहने सहने का फैसला भी अब अविनाश और चौधराइन ही करने वाले थे। उधर घर में अजय जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने जोर से शांति जी को खुद से अलग किया तो वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गईं। अजय जी की आंखों में खून उतर आया था। बोले,
मेरी बेटी कहाँ है? किसके हवाले करके आई हो? इस बार उनकी आवाज से पूरा घर कांप उठा। शांति जी सहम गई। अजय जी, मेरी बात सुनिए। सत्यपाल ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन अजय जी ने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, अभी, इसी वक्त। उनकी आवाज में ऐसा तेवर था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। मोनिका की आंखें भर आईं। दूर खड़ी सब देख रही थी और अपना मुंह हाथों से ढक लिया। शांति जी रोते हुए अजय जी के पास आई। वो खुद अपनी मर्जी से गई है। उसने मुझे बचाने के लिए खुद ऐसा किया। लेकिन अजय जी का गुस्सा फूट पड़ा। उनका हाथ उठ गया और शांति जी के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। वो संभल ना पाई और सिसकते हुए गिर गईं। अम्मा! मोनिका भागकर उनकी ओर लपकी। अजय जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा उनसे बड़ा था। मेरी बेटी कहाँ है शांति? मुझे अभी बताओ, वरना। वो चिल्लाए। इतना कहते ही उनके दिल पर जैसे बोझ पड़ा। शब्द उनके मुंह से निकले, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनते ही शांति जी को गहरी चोट लगी। उनका दिल जैसे भीतर से चटक गया। शांति जी का दिल जैसे हिल गया। मामा, बाबा! मोनिका माँ को छोड़ बाप की तरफ भागी। अजय जी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए थे। उनका हाथ अब भी दिल की तरफ था और उन्होंने कसकर उस जगह को पकड़ रखा था। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। 16 बरस की मोनिका ये हाल देखकर जोर जोर से रोने लगी। बाबा! उसने रोते हुए अजय जी का सिर अपनी गोद में रखा। वो बोल नहीं पा रहे थे। सत्यपाल जी ने दौड़कर कहा, हटो, जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर चलो। सब लोग घबराकर अजय जी को संभालते हुए बाहर आ गए। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? प्रमिला जी ने रूपा जी को तड़पते देखा तो पूछ बैठी। रूपा जी फूटकर बोली, अपनी बेटी के नसीबों को रो रही हूँ। बिन ब्याही बैठी है, लेकिन अविनाश किसी और लड़की को ले आया। प्रमिला जी ने समझाने की कोशिश की। ऐसा क्यों सोच रही हो? जानती हो, अविनाश ने उस लड़की से शादी की है और उसे तो कमरे से बाहर आने तक की इजाजत नहीं। फिर मसला क्या है? अगर उसने उस लड़की को कैदी बनाकर रखा है तो किसी कोठरी में डाल देता। अपने कमरे में क्यों रखा है और जरूरत की हर चीज क्यों दे रहा है उसे? रूपा जी के माथे पर बल पड़ गए। प्रमिला ने लंबी सांस लेकर कहा, इन सब मामलों का जवाब तो अविनाश ही दे सकता है। रूपा जी गुस्से में उठ खड़ी हुई। दे सकता है तो देता क्यों नहीं? मेरी बेटी का हक मारकर किसी लड़की को कैसे दे सकता है? और दुख की बात यह है कि कोई उससे सवाल करने वाला भी नहीं है। किसी की हिम्मत है कि वो अविनाश चौधरी के फैसले के खिलाफ जा सके? अचानक से अविनाश के फैसले ने सभी औरतों को हिला दिया। प्रमिला अपने बेटे को इतने दिनों बाद देखकर खिल उठी। वो शादी के बाद हवेली से चला गया था और आज हफ्ते भर बाद लौटा था। इकलौता बेटा, माँ की आंखों का तारा। प्रमिला जी ने आगे बढ़कर बेटे के सर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में माँ के लिए नरमी थी। कैसा है मेरा बेटा? प्रमिला जी की आंखें भर आईं। अविनाश ने उनका हाथ पकड़कर सिर झुकाया और गले से लगा लिया। रूपा जी ने मौका देखकर कहा, आपको क्या ऐतराज है? खुलकर बताइए। अविनाश भी अब तक चुप था। उसने ठान लिया था कि आज खुलकर बात करेगा। प्रमिला जी ने रोकना चाहा, छोड़ो बेटा ये सब बातें, लेकिन अविनाश ने कहा, नहीं अम्मा, मुझे बोलने दीजिए। आंटी, क्या कभी मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा या कभी मेरा और उसका नाम लेकर पक्का रिश्ता तय हुआ? नहीं ना, तो फिर आप क्यों इतना हंगामा कर रही हैं? अविनाश ने उनके सामने खड़े होकर ये बातें कहीं तो रूपा जी तिलमिला गईं। उन्होंने सवालिया नजरों से प्रमिला जी को देखा। प्रमिला जी ने धीमे से कहा, अविनाश, तुम्हारा और प्रतिभा का रिश्ता बचपन से तय है। अविनाश ने पलट कर कहा, तो इसमें गलती किसकी है? अगर ये फैसला बड़ों ने किया था तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी उनकी मर्जी से जीऊं। रूपा जी ने देखा कि घर का माहौल बिगड़ रहा है तो कहा, रहने दो भाभी, मैं जानती हूँ ये सब नाटक क्यों हो रहा है। प्रतिभा से शादी के बाद कुछ जमीन प्रतिभा के नाम हो जाती, इसीलिए तुम लोग अब ये नया झगड़ा कर रहे हो ताकि वो जमीन बचाई जा सके। रूपा जी की ये बात सुनकर प्रमिला समेत दादी चौधराइन भी दंग रह गईं। उन्हें भी रूपा जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दादी चौधराइन ने कड़ाई से कहा, ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो। अविनाश के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो सरपंच है, 5 गांव उससे जुड़े हैं और तुम्हें लगता है कि कुछ जमीन की खातिर ये सब करेगा? दादी चौधराइन ने रूपा जी को आड़े हाथों लिया।
प्रतिभा को अपनी माँ की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे जायदाद में हिस्सेदार बनना था और वो भी सिर्फ अविनाश की बीवी बनकर ही। उसकी माँ ने सारा काम बिगाड़ दिया था। 1 मिनट रुक जाइए, इन्हें बोलने दीजिए ताकि मुझे भी तो पता चले इनके दिल में क्या है, अविनाश ने संजीदगी से कहा। रूपा जी तुरंत बोली, मैं वही कहूँगी, मेरी बेटी के हक में किसी को भी खाने नहीं दूंगी। रूपा जी की बात पर सबने उन्हें गौर से देखा। बस हो गई आपकी बात खत्म, अविनाश ने लब दबाते हुए कहा। आपको जमीन चाहिए ना, अभी इसी वक्त आपकी बेटी के नाम करता हूँ। अविनाश ये क्या कह रहे हो? दादी चौधराइन हक्का बक्का रह गई। दादी सा मुझे बात करने दीजिए, अगर जमीन से मतलब है तो वो मैं आज इनकी बेटी के नाम कर देता हूँ, लेकिन उससे शादी कभी नहीं करूँगा। अविनाश ने साफ फैसला सुना दिया और गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। सब खामोश नजरों से एक दूसरे को देखते रह गए। थोड़ी देर में राजवीर चौधरी हवेली के बाहर आ पहुंचा। रूपा जी ने उन्हें सारी बात बता दी, जिस पर राजवीर ने रूपा जी की अक्ल पर अफसोस जताया, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता था। रूपा जी राजवीर के घर के पास में रहती थी। अविनाश के पिता का राजवीर के यहाँ आना जाना था, क्योंकि राजवीर उनका लेखा जोखा देखता था। तो अविनाश के पिता ने रूपा की बेटी प्रतिभा को राजवीर के घर खेलते हुए देखा था। उन्हें प्रतिभा काफी पसंद आई थी और उन्होंने राजवीर से यह इच्छा जताई थी कि वह प्रतिभा की शादी अविनाश से करना चाहेंगे। राजवीर को यह अच्छा मौका लगा। उसने रूपा जी को भड़काया और कहा कि वह चौधरी साहब के सामने शर्त रखें कि वह अपनी प्रतिभा की शादी उनके बेटे अविनाश से तभी करने को तैयार होंगी जब उसके नाम जो उनकी सबसे महंगी खेती गांव के किनारे है वह की जाएगी। और राजवीर ने सोचा कि वह बाद में उसमें से अपना हिस्सा ले लेगा और चौधरी साहब के हाथ से उनकी सबसे अच्छी जमीन भी निकल जाएगी। चौधरी साहब को प्रतिभा काफी ज्यादा पसंद थी, तो उन्होंने उनकी यह शर्त मान ली। उन्होंने सोचा कि प्रतिभा तो उनके घर की बहू ही बन जाएगी और अगर खेती उसे दे भी देंगे तो रहेगी तो घर में ही। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि राजवीर और रूपा जी मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और बाद में वो प्रतिभा से यह जमीन अपने नाम करवा लेते और तब से अविनाश और प्रतिभा का रिश्ता तय हो गया। और रूपा जी ने चौधरी साहब से कहा कि वह हवेली में ही रहना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ अकेले उनका रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। इससे उनका घर ठीक से नहीं चल पा रहा है। चौधरी जी ने उनकी यह बात मान ली और उन्हें हवेली में जगह दे दी और तब से रूपा जी प्रतिभा को लेकर हवेली में ही रहती हैं। कमरे का दरवाजा गुस्से से खोलते हुए अविनाश अपने कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि कमरे में मौजूद एक नाजुक वजूद को नजरअंदाज कर गया। वो बिस्तर पर लेटी अपने घर वालों के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते उसका ख्याल आदित्य पर चला गया और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। चलो कोई तो था जिसने बाबा के बाद मुझे सच्चे दिल से चाहा। अभी वो इन्हीं ख्यालों में थी कि दरवाजा जोर से खुला और किसी की आवाज गूंजी। वो चौंकी और देखा तो एक शख्स को कमरे में दाखिल हो चुका था। पहले उसे लगा कि उसका बहम है, लेकिन यह बहम नहीं था, हकीकत थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर आदित्य? यशिका अचानक उसे सामने देखकर हैरान रह गई। कुछ पल के लिए तो जैसे होश ही खो बैठी, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए सीधी खड़ी हो गई। उसके सामने खड़ा आदित्य उसे पूरी तरह नजरअंदाज किए अलमारी से कुछ निकाल रहा था। मिस्टर आदित्य, आपको सुनाई दे रहा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हैं आप और यहाँ आए ही क्यों हैं? चले जाइए प्लीज। डर और खौफ से उसकी आंखें भीग गईं। आदित्य की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने दोनों बाजुओं से उसे पकड़कर अलमारी से जोर से धक्का दिया। यशिका की कमर अलमारी से इतनी जोर से टकराई कि उसकी आवाज निकल गई। तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? औकात क्या है तुम्हारी? बोलो, जवाब दो। उसकी सांसें यशिका के चेहरे पर पड़ रही थी। दर्द भुलाकर
कर उसने आदित्य की आंखों में झांका, जहां आज मोहब्बत का नामो निशान नहीं था। यशिका को समझ नहीं आ रहा था कि इतने दर्द से चाहने वाला इंसान आज उसे इस तरह कैसे छू सकता है। मिस्टर आदित्य, आपको कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह के सवाल करने का, और आप यहाँ आए कैसे? जाइए यहाँ से, यशिका ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन उसी पल उसकी आंखों में आदित्य का ऐसा रूप दिखा जिससे उसे डर लगा। तुम मुझे निकालोगी मेरे ही घर से? इतनी औकात है तुम्हारी? अब की बार आदित्य पीछे हटकर बाजू बांधे ताना मारता बोला, ये घर मेरा है। यशिका को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मिस्टर आदित्य, जाइए यहाँ से, किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मेरी जिंदगी वैसे ही मुश्किलों से घिरी है, इसे और जहरीला मत बनाइए। यशिका हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसे डर था कि यहाँ के लोग आदित्य को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। आदित्य नकली मुस्कान के साथ बोला, कौन सी मजबूरी? तुम खुद आगे बढ़ के आई थी राजवीर के सामने, और मेरा नाम ही अविनाश चौधरी है। इतना कहकर उसने यशिका को पीछे धक्का दिया और कमरे से जमीन के कागजात निकालकर हवा में लहराए। यशिका का दिल बैठ गया। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे किसी ने उसकी रगों का खून खींच लिया हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अविनाश चौधरी, अविनाश चौधरी। अविनाश दरवाजे की तरफ बढ़ा। आदित्य का नाम अविनाश सुनते ही यशिका होश में आई और उसके चेहरे पर उम्मीद की झलक दिखी। वो उसके पीछे लग गई और उसे रोककर थामना चाहा। काश ये पल आदित्य की जिंदगी में आता तो वो इसे अपनी खुशकिस्मती मानता, लेकिन यह पल तो अविनाश की जिंदगी में आया था। यशिका ने हिम्मत करके उसकी कलाई पकड़ ली और यह कदम उसके लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर गया। अविनाश ने एक नजर उसकी तरफ देखा और उसके हाथ पर नजर डाली, फिर झटकते हुए अपना बाजू छुड़ा लिया। आदित्य नहीं, चौधरी साहब कहो। अविनाश के सख्त लहजे ने यशिका को बहुत कुछ याद दिला दिया। आप मिस्टर आदित्य। यशिका की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसका चेहरा खुशी और हैरानी से भर गया। क्या सच में वो तुम्हारे सामने खड़ा है? वो आदित्य नहीं है, चौधरी अविनाश है। आदित्य के साथ तुम्हारा रिश्ता महज जवानी का धोखा था। अविनाश के अल्फाज यशिका के दिल पर चोट कर गए। आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको तो मुझसे मोहब्बत थी। उसकी धीमी आवाज सुनकर अविनाश दहाड़ा। खबरदार, जो मोहब्बत का नाम अपनी जुबान पर लिया। तुम जानती भी हो मोहब्बत क्या होती है। तुमने मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं। तुम आदित्य के नाम पर मुझे ठुकराती रही और आज उसी मोहब्बत की दुहाई दे रही हो। अविनाश ने उसका वजूद पकड़कर जोर से झकझोर दिया। तुमने आदित्य के साथ मेरी मोहब्बत को मार डाला यशिका। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। आज तुम्हारे सामने खड़ा आदमी वही प्रधान चौधरी अविनाश है जो तुमसे बेपनाह नफरत करता है। और आज के बाद याद रखना, यह शादी मैं निभाऊंगा, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो। उसने आंखें तरेरते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप मेरी बात तो सुनिए। यशिका ने फिर उसका रास्ता रोका। प्लीज एक बार सुन तो लीजिए। अविनाश ने उसकी तरफ देखकर कड़वी हंसी हंस दी। जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो अब कहने को कुछ नहीं बचा। अब तुम सिर्फ सुनोगी और मेरा हुक्म मानोगी, क्योंकि अब तुम मेरी मोहब्बत नहीं रही, अब तुम मेरी मलकियत हो। ये कहते ही अविनाश ने दरवाजा बंद कर दिया। यशिका वहीं खड़ी रह गई, आंधियों में घिरी हुई। नहीं, मिस्टर आदित्य ही चौधरी अविनाश कैसे हो सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं। वो ऐसे नहीं हैं। वो तो मुझसे मोहब्बत करते थे। यशिका की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आदित्य और अविनाश एक ही शख्स होंगे और एक दिन इस तरह उसके सामने खड़े हो जाएंगे कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। उसने पलटकर बंद दरवाजे की तरफ देखा और दिल ही दिल में पुकारा, मिस्टर आदित्य प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसी वक्त हवेली में सबके सामने अविनाश ने जमीन के कागजात मेज पर पटक दिए। यह रही जमीन के पेपर्स। आपको आपकी बेटी मुबारक।
आज के बाद अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। चौधरी अविनाश शादी कर चुका है, चाहे जबरदस्ती ही सही, लेकिन शादी हो चुकी है और चौधरी अविनाश के लिए उसकी ये शादी अहम है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बीवी। सबके सामने एक बार फिर उसने साफ किया और गुस्से से बाहर निकल गया। उसी वक्त उसके फोन पर कॉल आने लगी, जिसे सुनकर वो परेशान होकर हवेली से बाहर निकल गया। दादी ने गुस्से से कहा, तुमने बहुत गलत किया रूपा, एक जमीन के टुकड़े की वजह से तुमने अपनी बेटी के लिए हीरा गवा दिया। प्रतिभा रोती हुई अपनी माँ के पास आई। मुझे सिर्फ यह सब नहीं चाहिए अम्मा, मुझे अविनाश भी चाहिए। वो रोते हुए माँ के पैरों में गिर गई। रूपा जी पथराई नजरों से बेटी को देखती रह गईं। फिर वो बिना कुछ कहे वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गईं। दादी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, यह सब सही नहीं हुआ। प्रमिला जी ने भी सिर हिलाया। अब क्या बोलूं मैं, चौधरी साहब का बेटा प्रधान है इस गांव का और उसका फैसला ही आखिरी माना जाएगा। सुबह हुई तो यशिका को रोज की तरह अपना सिर भारी भारी सा महसूस हुआ, क्योंकि उसे कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। वो नौकरों से कहकर चुपके से दवा ले रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्रतिभा के कहने पर उसे दवा की जगह नींद की गोलियां दी जा रही थी। वो यह फर्क समझ नहीं पाई। नींद भरी आंखों से जब उसने सामने देखा तो चौड़े अंदाज में बैठे अविनाश चौधरी पर निगाह पड़ी। यशिका फौरन घबरा गई। ये कब आए? पास ही पड़ा दुपट्टा उठाकर उसने अपने गले में लपेटा और उठते ही अविनाश के सामने जाकर खड़ी हो गई। अविनाश ने माथे पर बल डाले बिना पलक झपकाए उसे देखा। वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसका भरा पूरा शरीर अब सूख कर काटा होता जा रहा था। अविनाश को पूरा यकीन था कि उसने काफी वजन कम कर लिया होगा। आप कब आए? वो घबराई हुई बोली। अविनाश ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, मैं कभी भी किसी भी वक्त आ सकता हूँ। यह मेरा कमरा है, मेरा घर है और तुम मेरी मलकियत। ये कहते हुए वह उठकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर गले से लगा लिया। यशिका कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। अविनाश की आवाज गूंजी, जानती हो तुम कितनी बड़ी गद्दार हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने दिल से खेलने नहीं दूंगा, बल्कि नफरत की ऐसी मार दूंगा कि सारी जिंदगी मोहब्बत को तरसो। यशिका की आंखों से आंसू छलक आए और उसके होंठ बुदबुदाए। आदित्य, उसकी मोहब्बत का नाम उसके होठों से निकला तो अविनाश की गिरफ्त नरम पड़ गई। आई एम सॉरी आदित्य, यह वो शब्द थे जिन्हें ना जाने कितनी बार उसने ख्यालों में कहा था। अविनाश का चेहरा और सख्त हो गया। तुम्हारा ये सॉरी मेरे किसी काम का नहीं है। अगर नींद चाहिए तो मैं ऐसी नींद सुलाऊंगा कि जिंदगी भर जाग नहीं पाओगी। ये कहते हुए उसने उसे झटके से अलग किया और फिर खुद को रोकते हुए एकदम अलग हो गया। अब और वहीं रुकना उसके बस से बाहर था। वो यशिका को और दर्द नहीं देना चाहता था, इसीलिए खामोशी से बाहर निकल गया। उसकी नज़र उन नींद की गोलियों पर पड़ चुकी थी और उसे यही लगा कि यशिका जानबूझकर उन्हें खा रही है। यशिका संभलती हुई उसके पीछे लपकी, लेकिन दरवाजा फिर बंद हो चुका था। प्लीज आदित्य, मुझे अपनी सफाई में एक बार बोलने का मौका तो दीजिए। प्लीज अब मुझे सजा मत दीजिए। यशिका दरवाजा पीटते हुए रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, जिसे दिल से चाहा, जिसकी ख्वाहिश की, वो इंसान किस्मत से उसे मिल गया, लेकिन उसकी नाराजगी उसकी जान ले रही थी। आदित्य प्लीज डोर खोलो। वो दरवाजा पीटती रही, मगर वो तो पहले ही वहां से जा चुका था। इतनी आसानी से तो वो उसे माफ करने वाला नहीं था। अभी दोनों मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर थे और अपनी मोहब्बत को समझ ही नहीं पा रहे थे। एक ने भरोसा ना करके मोहब्बत को मार दिया था और दूसरा बदला लेने की आग में मोहब्बत को जला रहा था। जबकि सच्ची मोहब्बत तो गहराई मांगती है। दर्द और तड़प झेलनी पड़े तो वह भी झेलती है, लेकिन फिर भी जिंदा रहती है। और ये दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत का गला घोट रहे थे। अपने मोबाइल पर लगातार एक ही नंबर से कॉल आते देख अविनाश चौधरी को मीटिंग छोड़नी पड़ी। कुछ
कुछ दिन पहले ही पंचायत में एक फैसला हुआ था जिसमें गांव के एक शख्स सतीश को बचा लिया गया था और उसकी जगह उसकी बहन की जबरदस्ती शादी कर दी गई थी। और ये सब राजवीर चौधरी के बेटे ने करवाया था, जो कि बेहद अय्याश और रंगीन मिजाज इंसान था। इस बात से अविनाश बहुत परेशान था। वो चाहता तो भी इस घिनौनी रस्म को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने कानून की मदद लेने का सोचा। इस सिलसिले में अपने वकील के साथ मिलकर उसने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी ताकि गांव में ये औरतों पर जुल्म करने वाली रस्म हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आज भी उसकी एक जज के साथ मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान उसके मोबाइल पर बार बार उसी नंबर से कॉल आ रही थी। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर गुस्से में आकर मीटिंग से एक्सक्यूज लेकर कॉल उठाई। दूसरी तरफ से जो उसने सुना उससे उसका हाथ मोबाइल पर और कस गया। मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, उसने कहा और कॉल काट दी। एडवोकेट कबीर से माफ़ी मांगते हुए मीटिंग बीच में छोड़ी और बाहर निकला। ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा था। फार्म हाउस चलो अभी, उसने तेजी से कहा और गाड़ी में बैठते ही किसी और नंबर पर कॉल मिलाया। कॉल जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। धत तेरे की, नहीं यशिका, इस बार नहीं, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार बिल्कुल नहीं। वह खुद से बुदबुदाया। उसका दिल बुरी तरह घबराने लगा। अजय जी को एक हफ्ते पहले ही घर ले आए थे। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे थे। इस दौरान सत्यपाल और शांति जी से बार बार पूछा कि यशिका को कहाँ छोड़ा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। समाज की भी कितनी अजीब बात है। यशिका अजय जी की पहली पत्नी की बेटी थी, जबकि शांति जी की औलाद मोनिका थी। यही अगर यशिका की जगह मोनिका होती तो क्या शांति जी भी चुप बैठती या अपनी बेटी को छुड़ाने की हर कोशिश करती? उनके पति ने तो उनसे बात करना ही छोड़ दिया था। न सिर्फ बात करना बल्कि उनके हाथ का खाना भी छोड़ दिया था। मोनिका ही बाप का सब कुछ संभाल रही थी। अविनाश का रुख फार्म हाउस की तरफ था, जहां इस वक्त प्रतिभा ने धोखे से यशिका को भेजा था। अविनाश अच्छी तरह समझ गया था कि ये सब एक सोची समझी चाल है। जैसे ही वह फार्म हाउस पहुंचा तो अचानक बारिश ने चारों तरफ पानी पानी कर दिया था। तूफानी बारिश देख उसके मन में यशिका को लेकर और बेचैनी बढ़ गई। वह गाड़ी से उतरकर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा, जहां अंधेरा पसरा हुआ था। वहां अक्सर कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए सन्नाटा और वीरानी का राज था। अविनाश ने सारी लाइटें नौकर से ऑन करवाई। क्या हुआ चौधरी जी, किसे ढूंढ रहे हैं? वहां मौजूद काका जो फार्म हाउस की देखरेख करते थे हैरानी से बोले। अविनाश पूरे फार्म हाउस में पागलों की तरह यशिका को ढूंढता घूम रहा था। रह ना सके तो पूछ बैठे, अविनाश चौधरी काका, एक लड़की आई है यहाँ, किधर है वो? बेचैनी से पूछा। नहीं चौधरी जी, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। काका हैरानी से बोले। क्या हो गया आपको? वो आई है यहाँ, मुझे खबर मिली है, ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी। अविनाश बेहद परेशानी में बोला। चौधरी जी, मैं तो सारा वक्त यहीं था, न गेट खुला, न कोई लड़की आई और ना ही कोई और। आपको किसी ने गलत खबर दी है, काका ने घबराते हुए कहा। अविनाश चौधरी बुरी तरह झल्लाया। अचानक दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने सब कुछ दोबारा अपने दिमाग में जोड़ना शुरू किया। वो कहाँ जा सकती है, उसे कहाँ भेजा जा सकता है? वह तेजी से सोचने लगा। इतना वक्त नहीं था कि वह वापस हवेली जाता और प्रतिभा से हिसाब करता, तब तक देर हो जानी थी। उसे अपनी यशिका को ढूंढना था। कितने दिनों बाद आज प्रतिभा ने उससे बात की थी। यशिका को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसने क्या कहा था? प्रतिभा ने पैगाम दिया था कि चौधरी अविनाश ने उसे फार्म हाउस बुलाया है। पहले तो वह हैरान हुई कि आदित्य तो उससे बात ही नहीं करता, फिर उसे फार्म हाउस कैसे बुलाया? लेकिन उसे जाना था क्योंकि आदित्य ने बुलाया, ये बताया गया था। वह मना नहीं कर सकी। दिल ही दिल में खुश हुई कि शायद आदित्य उसे मौका देना चाहता है। नहाकर जब उसने डिजाइनर साड़ी का चुनाव किया और हल्का सा मेकअप करती हुई अलमारी खोली तो उसमें रखे अविनाश के शॉल्स पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराई। उसमें से एक काले रंग की शॉल निकाली और अपने इर्द गिर्द लपेट ली। मिस्टर आदित्य, क्या हुआ? अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आपकी शॉल से मुझे आपकी खुशबू महसूस होती है। ये मेरे
मेरे पास रहती है तो लगता है जैसे आप मेरे साथ हैं। यशिका मन ही मन आदित्य को सोचते हुए मुस्कुराई। ये 2 नामों की वजह से ही सब गड़बड़ हुई है मेरी जिंदगी में। आदित्य बनकर आए और शादी करते वक्त चौधरी अविनाश बन गए। सोचकर फिर से हल्की हंसी उसके चेहरे पर आई। इतने में नौकरानी वापस आई और यशिका को चलने का इशारा किया। यशिका ने शीशे में खुद को एक बार देखा, मुस्कुराई और उसके पीछे हो ली। उस वक्त हवेली में कोई सामने नहीं था। नौकरानी उसे न जाने किन रास्तों से लेकर हवेली से बाहर ले आई। यशिका ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाहर गाड़ी खड़ी थी। नौकरानी ने उसे इशारा किया कि वो जाकर बैठ जाए। यशिका ने एक बार हवेली की तरफ देखा, फिर कदम आगे बढ़ाए और खुले आसमान की तरफ निगाह डाली। बादल छाए थे और कभी भी बरस सकते थे। ठंडी हवाएं उसे छूकर गुजर रही थीं, जिससे एक पल को मन में सिरहन सी दौड़ गई। वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। कितने दिनों बाद उसने खुला आसमान देखा था। मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, जबकि प्रतिभा और नौकरानी ने एक दूसरे को देखा। दीदी जी देख लेना हम फंस ही ना जाएं, नौकरानी ने घबराते हुए कहा। तुम बेफिक्र रहो, अब यहाँ से निकलने की सोचो। तुम यहाँ हो ही नहीं तो कैसे किसी को बेच सकती हो। वापस जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। प्रतिभा ने उसके हाथ में नोट थमाए और वहां से भेज दिया। खुद अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, देखते हैं अब कैद में डालकर चौधरी साहब तुम्हें अपनी इज्जत बनाकर इस हवेली की मालकिन कैसे बनाते हैं। प्रतिभा ने सातिराना अंदाज में सोचते हुए मुस्कुराहट बिखेरी। ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों से होती गाड़ी बहुत तेजी के साथ सड़क पर दौड़ रही थी। इर्द गिर्द अब ट्रैफिक की बजाय इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ अब घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। यशिका ने गहरी सांस ली और गाड़ी की सीट से टेक लगा ली। उसके ख्यालों में अविनाश आया, किस तरह उसने उसे बचाया था। यह सब सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, एक बार आदित्य राजी हो जाए, इसके बाद मैं मिस्टर आदित्य के साथ अपने माँ बाप से भी मिलने जाऊंगी। वो जरूर मेरी राह देख रहे होंगे। यशिका मन ही मन आगे की प्लानिंग बना रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। बारिश और आंधी की वजह से चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। दूर दूर बिजली चमकती तो आसपास का नजारा साफ नजर आता। अचानक ही यशिका को डर सा लगा। इतनी तेज बारिश और गहराती शाम में आदित्य ने उसे इस फार्म हाउस में बुलाया था। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। दीदी जी आप अंदर जाइए, साहब अंदर ही हैं, ड्राइवर ने पीछे गर्दन घुमाकर कहा। यशिका ने अपनी ओढ़ी हुई शॉल को अच्छे से कस लिया और गाड़ी से बाहर निकली। बारिश की मोटी मोटी बूंदों ने उसे पूरा भिगो डाला। एक नौकर उसे अंदर की ओर ले गया। शेड के पास रुककर उसने उस नौकर से पहला सवाल किया, मिस्टर आदित्य कहाँ हैं? उस नौकर ने बस अंदर की ओर इशारा किया। यशिका की नजर उस तरफ उठी। उसने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और फिर आगे बढ़ी। जब उसने पलट कर देखा तो वह नौकर वहां से गायब था। अब उसके पास आगे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपने भीगे कपड़ों को देखती हुई और माथे से पानी की बूंदें हटाती हुई वह आगे बढ़ी। गार्डन पार करते हुए जब वह एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में पहुंची तो उसके कदम थम गए। वहां बैठे 3 लोग उसे घूर रहे थे। उसे देखते ही तीनों की आंखों में शैतानी चमक उतर आई। वाह, ये किस्मत देखो, कितनी हसीन लड़की को यहाँ भेज दिया गया है। आज तो मजा ही आ जाएगा। उनमें से एक आदमी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। उसकी बात सुनकर यशिका का पूरा शरीर कांप उठा। तू सही कह रहा है, लगता है चौधरी ने इस खूबसूरती को कहीं छुपा कर रखा था। दूसरा आदमी भी उठकर बोला और जोर से हंसा। यशिका को अब समझने में देर नहीं लगी कि यह एक जाल था। यहाँ ना आदित्य था और ना ही उसका फार्म हाउस। यह सब एक धोखा था। वह तुरंत उल्टे कदमों से वापस दौड़ी और गार्डन से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही बारिश ने उसे और ज्यादा
ज़्यादा भिगो दिया। वो तीनों आदमी भी उसके पीछे भागे। यशिका जब गेट तक पहुंची तो देखा कि गेट बंद था। उसने भीगते हुए जोर जोर से गेट को पीटा। वह बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन गेट बंद होने की वजह से निकल नहीं पा रही थी। उसका शरीर पूरी तरह भीग चुका था। ठंड से वह कांप रही थी। इतने में वो तीनों आदमी उसके सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर यशिका ने और हिम्मत बटोरी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि कैसे यहाँ से निकले। तभी यशिका को जोर से धक्का दिया। वो घूमकर गेट से टकराई और उसका सिर बुरी तरह लग गया। तीनों आदमियों के चेहरे पर हंसी फैल गई और वे उसकी ओर बढ़े। यशिका उन्हें देखकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया और यशिका ने पूरी ताकत लगाकर उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। उस आदमी का गुस्से से चेहरा तमतमा गया। उसने और भी जोर से यशिका को थप्पड़ मारा, जिससे वह दूर जमीन पर जा गिरी। गहरी सांस लेते हुए यशिका ने पलटकर उन तीनों को देखा। तभी उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर यशिका का हाथ पकड़ना चाहा कि उसी लम्हे उस आदमी के बड़े हाथ की कलाई पर एक मजबूत हाथ ने पकड़ लिया। उस आदमी का हाथ यशिका के हाथ तक पहुंच ही नहीं पाया था। यशिका ने पलकें उठाकर सामने देखा तो उसकी जान में जान आई। उसका अपना पति, उसका रक्षक अविनाश चौधरी वहां खड़ा था। जिस कहर भरी नजर से वह उन तीनों को देख रहा था, यशिका को यकीन हो गया कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और वैसा ही हुआ। अविनाश ने उस आदमी की कलाई को इतनी जोर से मरोड़ा कि वह दर्द से चीख उठा। पीछे खड़े बाकी दोनों आदमी भी अविनाश को देखते ही डरकर एक पल के लिए पीछे हट गए। कौन नहीं जानता था अविनाश चौधरी को। उसका नाम ही काफी था और ऊपर से वो कसरती शरीर वाला, जबकि ये तीनों आधे नशे में धुत पड़े थे। मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन अविनाश उन्हें छोड़ने वालों में से नहीं था। उसने एक एक कर तीनों को मार मार कर गिरा दिया। उन्हें अधमरा करता हुआ वह तुरंत यशिका की ओर पलटा। बारिश में भीगने के कारण यशिका के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। अविनाश ने उसे उठाया और गेट की तरफ बढ़ा। उसने नौकर को जोर से आवाज लगाई तो उसने डर के मारे गेट खोल दिया। गेट पर खड़ा गार्ड बेहोश पड़ा था। बाहर अविनाश के अपने गार्ड मौजूद थे, जिन्होंने उसे कवर किया और गाड़ी तक सुरक्षित पहुंचाया। यहाँ से अविनाश का फार्म हाउस कुछ ही दूरी पर था। अविनाश यशिका को लेकर अपनी गाड़ी में बैठा और वहां का रुख किया। फार्म हाउस पहुंचते ही वह यशिका को अपने कमरे में ले गया। यशिका को कहाँ भेजा गया है, यह खबर अविनाश ने गाड़ी के ड्राइवर से निकलवाई थी। यशिका ने अविनाश को देखकर थोड़ी जान पाई, लेकिन उसके होश पूरी तरह जागे नहीं थे। बारिश और गुजरे हालातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। आदित्य, उसने धीमे स्वर में उसे पुकारा। अविनाश ने उसे खड़ा करना चाहा तो वह लड़खड़ा गई। अविनाश ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसने हल्की सी मुस्कान से उसकी ओर देखा। अब मुझे मरने दो। यशिका के इन शब्दों पर अविनाश का दिल डूब सा गया। वह गिरने ही वाली थी जब अविनाश ने उसे पकड़ लिया। यशिका, आंखें खोलो प्लीज, अविनाश ने बेचैनी से उसे पुकारा, लेकिन वह होश खोए हुए थी। उसके गाल थपथपाते हुए वह घबरा गया। उसे बिस्तर पर लिटाया, उस पर कंबल डाला, लेकिन उसके शरीर की ठंडक उसे बेचैन कर रही थी। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर रगड़े। बारिश में भीग जाने से उसका शरीर नीला पड़ गया था। कमरे का हीटर तेज कर दिया गया था, लेकिन बाहर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। असली परेशानी अब उसके गीले कपड़ों की थी। उन्हें बदलना जरूरी था। अविनाश तुरंत अलमारी से अपने कपड़े निकाल लाया। तमाम लाइट्स बंद कर दी गईं और उसके कपड़े बदल कर दोबारा से लाइट्स ऑन कर दी। उस पर पूरा हक होने के बावजूद भी वह उसके करीब नहीं गया था, लेकिन उसका ख्याल रखना एक पति होने के नाते उसका फर्ज था और वह यह फर्ज निभा रहा था। आज शांति जी का सब्र टूट गया। उन्होंने पति के कदमों में बैठकर रोते हुए माफी मांगी। काश मैं अपनी बेटी की सगी मां बन पाती। उसे बचाने के बजाय खुद जान दे देती तो इतना दुख ना झेलना पड़ता। अजय जी कड़क आवाज में बोले, हम खुद जाकर यशिका को लाएंगे। तभी सत्यपाल ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा। अविनाश चौधरी उसे खुद लाएगा। वह इत्मीनान से कहते हुए पलंग से
से टिककर आंखें मूंद गए। अंकल, आपकी बेटी इस वक्त मेरे पास है। आदित्य ने उन्हें फोन पर सब कुछ बता दिया था। बहुत पहले ही वह यशिका का हाथ मांग चुका था। तब आपने सोचने का वक्त मांगा था, क्योंकि आपकी पत्नी चाहती थी कि यशिका की शादी उनके भाई के बताए लड़के से हो। अभी यह मामला चलता ही रहा था कि वह मां के साथ अगवा हो गई और फिर शांति जी उस सदमे में टूट गईं। तब उन्हें यह सब नहीं मालूम था। बाद में आदित्य ने उन्हें फोन पर सब बताया और यकीन दिलाया कि वह यशिका को उनके पास सुरक्षित लेकर आएगा। तभी से वह खामोश थे। यशिका की आंख खुली तो सर भारी भारी लग रहा था। उसने किसी चीज का वजन महसूस किया और झटके से सर उठाया। एक मजबूत हाथ उसके ऊपर रखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कहाँ है, वह किसके साथ है? मर्दाना हाथ महसूस करते ही वह सन्न रह गई। धीरे धीरे गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो बहुत करीब सोए आदित्य को देखकर उसकी सांसें अटक गईं। वह नींद में बेहद मासूम लग रहा था। यशिका इस वक्त कितना सुकून महसूस कर रही थी, यह बस वही और उसका दिल जानता था। आदित्य का उसके पास होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वह एक पल भी उससे बेखबर नहीं रहा। उससे दूर होकर भी हर हाल की खबर रखता था और यही वजह थी कि कल रात उसने उसे यूं बचाया जैसे कोई मुसीबत उसके होते यशिका को छू भी नहीं सकती थी। गुजरी रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया तो उसने गहरी सांस ली और पलटकर आदित्य को देखा। उसके चेहरे को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। माथे पर गिरे रेशमी बाल, हल्की दाढ़ी, बंद आंखों पर लहराती पलकें, सब कुछ यशिका को अपनी ओर खींच रहा था। तभी आदित्य ने करवट लेकर अपनी आंखें खोली और उसी लम्हे यशिका ने झट से आंखें बंद कर ली, यहाँ तक कि सांस भी रोक ली। आदित्य ने उसे अपने इतना करीब देखकर माथे पर बल डाला, लेकिन अगले ही पल उसके माथे को छूकर देखा तो उसका बुखार उतर चुका था। उसने राहत की सांस ली। रात को उसे अपने करीब सुलाकर उसने पति होने का फर्ज निभाया था, लेकिन अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। वह जानता था कि यह लड़की उससे बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन जिस दिन वह अपने होठों से खुद इजहार करेगी उसी दिन वह उसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत बताएगा। धीरे से उसने यशिका का सर अपने हाथों से हटाकर तकिए पर रखा और पीछे हटने ही वाला था कि यशिका ने झटके से पकड़ लिया। यशिका ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, मिस्टर आदित्य, मान लीजिए आप मुझसे अब भी मोहब्बत करते हैं। अब भी मैं आपकी मोहब्बत हूँ, आपकी मलकियत नहीं। उसके हर शब्द पर जोर था और उसका यकीन भरा अंदाज आदित्य को अंदर तक छू गया, लेकिन साथ ही गुस्सा भी दिला गया। तुम मेरी इजाजत के बिना घर से निकली कैसे? जरा भी लिहाज नहीं किया तुमने? आदित्य की सख्त आवाज सुनकर यशिका का दिल फिर से धड़क उठा। उसने आंखें मीच ली। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आदित्य उस मुस्कुराहट में कुछ पल खो सा गया। उसकी नजर यशिका के हाथ पर पड़ी। देखा कि अब भी उसका हाथ लाल था और हल्का सा निशान छुपा हुआ था। उसने उसका हाथ थामा और हाथों में जख्म था। आदित्य ने पीछे होते हुए साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाकर देखने लगा। उसमें वकील कबीर के मैसेज पढ़ते ही उसके माथे की नसें तन गईं। आगे की कार्रवाई लिखी थी। वह गुस्से में उठता हुआ वॉशरूम की तरफ जाने लगा कि तभी यशिका अचानक उठकर उसकी राह में खड़ी हो गई। आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको मुझे माफ करना होगा, यशिका ने मोहब्बत से उसका रास्ता रोकते हुए कहा। हटो सामने से, आदित्य ने सख्त लहजे में कहा। यशिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, या तो आप मुझे माफ करेंगे या फिर सजा देंगे, जो आपका मन करे, लेकिन अभी फैसला कीजिए। आज यशिका के तेवर निराले थे। उसके दिलकश अंदाज में उसने अपनी उंगलियों के सिरों से आदित्य की शर्ट के कॉलर को छुआ। इस वक्त ढीली शर्ट और ट्राउजर में वह मासूम लग रही थी। उससे बचने की कोशिश करता आदित्य साइड से निकलने लगा कि तभी यशिका फिर से उसके सामने आ गई। इस बार उसने दरवाजे पर हाथ रख रास्ता रोक दिया। आदित्य ने एक पल उसे देखा जो
सजा या इनाम? यशिका ने बेहद धीमी आवाज में कहा तो आदित्य एकदम चौंक गया। अगले ही पल उसने हाथ थाम लिया। यशिका धक्क से रह गई। आदित्य गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि मेरी दी हुई सजा सह सकोगी? यशिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आदित्य ने उसे गले से लगाया। अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वह पूरी तरह आदित्य के सहारे खड़ी थी। यशिका का चेहरा शर्म और लाज के रंगों से सज गया था। आदित्य हल्के से मुस्कुराया, बस इतने में तुम्हारा यह हाल हो गया? अगर पूरी सजा दी तो क्या होगा तुम्हारा? यह कहकर उसने उसे धीरे से बिस्तर पर बिठा दिया और खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। यशिका आदित्य को सोचने लगी और उसके चेहरे पर दिल फरेब मुस्कान फैल गई। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी और वह सन्न रह गई। लेकिन उसका पति उससे नाराज नहीं रहा और उससे राजी हो गया। थोड़ी देर बाद अविनाश चौधरी यशिका को लेकर हवेली पहुंचे तो प्रतिभा ने उसे आदित्य के साथ देखकर हैरानी जताई। सभी लोग एक साथ वहां इकट्ठे हो गए। रूपा जी ने भी हैरान होकर कहा, आदित्य तुम यशिका को अपने साथ लेकर आए? जी, मेरे साथ, वरना आपकी बेटी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी पत्नी और मेरी इज्जत को बर्बाद करने में। आदित्य गुस्से से भड़क उठा। यशिका ने सहम कर उसे देखा। जरूर इस लड़की ने तुम्हें कुछ पट्टी पढ़ाई होगी। प्रतिभा फौरन बोली, चुप रहो। अगर तुम पापा की पसंद ना होती तो इसी वक्त जिंदा जमीन में गाड़ देता। आदित्य चिल्लाया, आखिर हुआ क्या? कुछ तो बताओ। प्रमिला जी ने बेटे से पूछा तो अविनाश ने उन्हें रात वाला पूरा किस्सा बता दिया और यह सब प्रतिभा ने राजवीर चौधरी के बेटे के साथ मिलकर किया था। रात को वो मुझे मिल जाता तो बच ना पाता। अविनाश इस वक्त बेहद गुस्से में था। यशिका ने उसकी कलाई थाम ली तो वह गहरी सांस भरकर रुक गया। रूपा जी ने बेटी की तरफ देखा। यह सब झूठ है, प्रतिभा फौरन बोली। तभी रूपा जी का हाथ उठ गया। तुम जैसी बेटी से तो बे औलाद होना ही अच्छा था। वे रो दी। उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़ दिए क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में प्रतिभा नौकरानी के साथ साफ दिखाई दे रही थी। एक बात और साफ कर दूं, यशिका मेरी मोहब्बत है। यह वही लड़की है जिसे मैं स्कूल में मिला था और जल्द से जल्द आप सबसे मिलवाना चाहता था। लेकिन उससे पहले राजवीर चौधरी ने अपना खेल शुरू कर दिया और यशिका ने अपनी माँ को बचाने के लिए खुद को तबाह कर दिया। अविनाश ने खुलकर सबके सामने कह दिया। यशिका ने तुरंत उसकी तरफ देखकर कहा, अब सबको बताओ मुझ पर क्यों गुस्सा किया था। सबको सच बताओ। जब से उसे पता चला कि अविनाश ही आदित्य है, वह पूरे यकीन से उसके साथ खड़ी हो गई थी। जितना चाहे वो नाराज हो, लेकिन उसे यकीन था कि आखिरकार वो मान ही जाएगा। अविनाश उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर लहजे में बोला, अभी तो शुरुआत है, बहुत बदला लेना है तुमसे। यशिका नरमी से बोली, बस माफ कर दो, फिर जितना चाहे बदला ले लो। उसकी आंखों में उम्मीद थी। घर के सभी लोगों ने यशिका को अपना लिया था क्योंकि वह अविनाश की मोहब्बत थी। वह उसकी तरफ बढ़ा तो यशिका उसके गले से आ लगी। अविनाश सन्न रह गया। अविनाश बिल्कुल ठिठका खड़ा रहा। आई लव यू सो मच मिस्टर आदित्य, यशिका ने कहा। उस रात वो दोनों एक हो गए। सुबह दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। यह पहली बार था जब दोनों इस कदर करीब आए थे कि एक दूसरे में खो गए थे। आज आदित्य उसे उसके पिता और परिवार से मिलवाने लाया था। शांति जी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। यशिका भी फूट फूट कर रो रही थी। शांति जी ने उसे गले से लगाकर अपनी सारी गलतियों की माफी मांगी। इतने अरसे बाद सबके साथ थे। कड़वा वक्त बीत चुका था। अब किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। तभी मोनिका हाथ में केक लेकर वहां आई। आज यशिका की 22वीं सालगिरह थी। सब मिलकर गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियों की गूंज में आदित्य ने केक लिया और यशिका के पिता की तरफ बढ़ाया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहला हक आपका है। आपकी वजह से आज हमारी बेटी हमारे पास है। वे आदित्य के बहुत शुक्रगुजार थे कि उसने उनकी बेटी को संभाल लिया, वरना तो वह बेटी के गम से खत्म हो जाते। हैप्पी बर्थडे मेरी मोहब्बत। आदित्य ने उसके हाथ से केक खाया और प्यार भरी नजरों से देखते हुए धीरे से कहा। यशिका शर्मा गई और उसकी पलकों ने झुककर उसका जवाब दिया।
वक्त बीत गया। शांति जी का भाई विवेक भी ठीक होकर घर आ गया था। अविनाश ने अपने इलाके से जबरन शादी की कुप्रथा को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन कहीं कहीं अब भी यह जहर बाकी था, जहां लड़कियों की जिंदगी उनकी मर्जी के खिलाफ दांव पर लगा दी जाती थी। यशिका की किस्मत अच्छी थी कि उसे अविनाश मिल गया, वरना हर लड़की की किस्मत इतनी खुशनसीब नहीं होती। कुछ की जिंदगी तो तबाह हो जाती है। दोस्तों, हमारे समाज में कई ऐसी कुप्रथाएं हैं जो समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसी कुप्रथाओं का विरोध करना चाहिए और इन्हें जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे वीडियो को हाइप दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।